हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर। फटाफट सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और एक बार मुझे वाई टाइप करके कंफर्म कर देंगे क्या आपको मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं है। सभी बच्चे एक बार बता देंगे क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, यानी ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज से जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। कल जो हमारी ओरिएंटेशन क्लास हुई थी, उस ओरिएंटेशन क्लास के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि जो आपकी क्लास का टाइमिंग रहेगा वो डेली 4 बजे आपकी क्लास रहेगी। हफ्ते में यानी कि मंडे टू सैटरडे यानी कि 6 दिन आपकी क्लास चलने वाली है। स्टार्टिंग के जो 3 दिन होंगे लाइक मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार, इन तीनों दिनों में जो है आपकी खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन जो सब्जेक्ट है वो आपका करवाया जाएगा। और लास्ट के जो 3 दिन है आपके, मतलब कि आपका वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इन 3 दिन जो है आपकी क्लास चलेगी नेचुरल फार्मिंग सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो ये आपका क्लास का टाइमिंग रहने वाला है 4 बजे, और किस तरीके से क्लास चलेगी वो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन वाला सिलेबस है उसके अंदर इस तरीके का कोई भी टॉपिक नहीं है। फिर सर ये क्या है, आपने 2 क्लासें पार्ट 1 पार्ट 2 करके लगा रखी है। मैं आपको ऐसा ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं कि अगर आप सिर्फ इन 2 क्लासों को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, यानी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ लेते हो, तो आगे की जितनी भी आपकी खरीफ क्रॉप्स है ना, उनका क्रॉप प्रोडक्शन आप खुद एग्जाम के अंदर लिख सकते हो। आपके से जो क्वेश्चन जो है यहाँ पर कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि पैडी का क्रॉप प्रोडक्शन बताओ, मेज का क्रॉप प्रोडक्शन बताओ, ठीक है, इसके अलावा आपका सोरगम का क्रॉप प्रोडक्शन बताओ, पर्ल मेट का क्रॉप प्रोडक्शन बताओ, ये आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो सभी में आपके जो स्टेप्स रहते हैं वो कॉमन ही रहते हैं। तो पहली 2 क्लास के अंदर हम उन स्टेप्स को, जो कॉमन स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को पढ़ने वाले हैं, ताकि आप लोगों को जो क्रॉप प्रोडक्शन डिफरेंट क्रॉप्स का है उसको लिखने में कोई दिक्कत ना हो, समस्या ना हो। बात समझे कि नहीं समझे? तो इसीलिए आपकी ये क्लास जो है पहली और दूसरी, ये पार्ट 1 पार्ट 2 रखे गए हैं। सभी को मेरी आवाज आ रही है भाई? स्टार्ट करते हैं फिर अपने सेशन को। चलिए, डन है। तो सबसे पहला मेरा सवाल आप लोगों से ही है, जैसे हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए आपके पास क्या है, ये फील्ड है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास क्या है, ये फील्ड है। इस फील्ड के अंदर क्या करना है, आपको फसल को ग्रो करना है। यानी ये आपका फील्ड है, इस फील्ड के अंदर मान लीजिए आपको क्या करना है, फसल को ग्रो करना है, यानी क्रॉप को ग्रो करना है। ठीक है, ये आपका खेत है, इसके अंदर जो है फसल आपको लगानी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए पैडी आपको लगानी है। ठीक है, पैडी आपकी खरीफ क्रॉप है। ये तो पता ही होगा ना आपको, खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं, रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, ये तो आपने इससे पहले के सेमेस्टर्स में पढ़ा होगा। भाई खरीफ क्रॉप्स वो फसलें होती हैं जो कि जनरली क्या है, आपकी गर्मियों में उगाई जाती हैं। गर्मियों का मतलब जून जुलाई में उगाई जाती हैं और आपकी सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। और रबी क्रॉप्स आपकी वो क्रॉप्स होती हैं जो कि सर्दियों में उगाई जाती हैं, यानी अक्टूबर नवंबर में बुआई करते हैं और जनवरी फरवरी में क्या है, उनको काट लेते हैं। वो आपकी क्या है, रबी क्रॉप्स कहलाती है। बात क्लियर होगी नहीं? तो आपके सिलेबस में खरीफ क्रॉप्स है, तो हम खरीफ क्रॉप्स को ही यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अगर मैं कहता हूँ ये आपका खेत है, इस खेत के अंदर आपको पैडी को उगाना है, यानी कि जो है धान को लगाना है, तो बताइए आप सबसे पहले क्या करेंगे। यानी पैडी की खेती करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, है ना? एक बार कोई भी स्टूडेंट बताएगा। जैसे सिंपल आप मान लीजिए, इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन आपके पास 1 हेक्टेयर खेत है। उस 1 हेक्टेयर खेत के अंदर मैं कहता हूँ कि आपको जो है धान की खेती करनी है, यानी पैडी की खेती करनी है। बताओ आप क्या करोगे सबसे पहले? भाई बोलेंगे, चुप नहीं रहेंगे, है ना? सभी बच्चे चैट बॉक्स के अंदर बताएंगे। कोई बात नहीं, गलत होगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं यार यहाँ पर ठीक करने के लिए। बताओ क्या करोगे आप लोग? अगर मैं कहता हूँ धान की खेती करनी है तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले क्या है, आप जनरली देखेंगे कि वो खेत जो है वो क्या सही क्लाइमेट में है या नहीं है, यानी वहां पर धान की खेती हो सकती है या नहीं हो सकती, वहां पर उतनी बारिश होती है, वहां का टेम्परेचर उस फसल के लिए सुटेबल है या नहीं है, यही सारी चीजें चेक करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद जो है आप खेत के अंदर जुताई करोगे, देन खेत को तैयार करोगे ताकि आप धान उसके अंदर लगा सको। उसके बाद क्या है, धान आप उसके अंदर बुआई करोगे या ट्रांसप्लांटिंग करोगे।
देन इसके साथ ही साथ फर्टिलाइजर का भी देखना पड़ेगा, उसके अंदर फर्टिलाइजर आप डालेंगे, फिर पौधे फसल को सिंचाई की भी जरूरत होगी, आप पानी को उसके अंदर देंगे। देन जो है फसल के अंदर खरपतवार आपके उगेंगे, उन खरपतवारों को आप निकालेंगे, यानी उनको जो है आपका निकाला जाएगा खेत से। इसके अलावा जो है फसल के अंदर कीड़े मकोड़े भी लगेंगे, बीमारियां भी लगेंगी, उनको आप मैनेज करेंगे। देन उसके बाद क्या फाइनली आपकी क्रॉप हार्वेस्ट होगी और आपको क्या मिलेगा, उत्पादन मिलेगा। तो यहाँ पर एक चीज आपने देखी, क्या देखी, यानी यहाँ पर जो भी मैंने आप लोगों को स्टेप्स बताए वो क्या है, सारे के सारे आपने सिस्टमेटिक वे से जो है फॉलो किए हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यानी एक प्रॉपर सीक्वेंस में उन्हें आपने फॉलो किया है, ऐसा तो नहीं किया है पहले ही आपने जो है उसके अंदर खाद डाल दी, वह आपका जो है कटाई कर ली और फिर आप उसकी बीज की बुआई कर रहे हो, ऐसा तो नहीं किया ना भाई। जैसे मान लो आपको पनीर की सब्जी बनानी है, तो पनीर की सब्जी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सीधा कढ़ाई चढ़ाएंगे और सीधा का सीधा उसके अंदर जो है पनीर डाल देंगे, ऐसा तो नहीं करने वाले ना। सबसे पहले आपको पनीर खरीद के लाना पड़ेगा, या जो भी बाकी की सामग्री आपकी चाहिए वो मार्केट से खरीद के लेके आनी पड़ेगी, अगर घर में है तो ठीक है। देन उसके बाद पनीर की चॉपिंग करनी पड़ेगी, टमाटर प्याज चॉप करना पड़ेगा, पनीर को मतलब पीस में कट करना पड़ेगा। उसके बाद कढ़ाई चढ़ाओगे, तेल डालोगे, मसाले वगैरह या जीरा वगैरह जो भी है, प्याज वगैरह उसको भूनोगे, देन पनीर डाल के उसके अंदर जो है आप पानी डाल के उसको धीरे धीरे पकने दोगे, यही सीन होगा। तो यानी यहाँ पर भी क्या आपने एक सीक्वेंस फॉलो किया है। सेम उसी तरीके से जब आप फसल को उगाते हैं तो फसल को उगाने के लिए आपका एक सीक्वेंस फॉलो किया जाता है, यानी एक सिस्टम से जो है यहाँ पर कह लीजिए एक पैटर्न फॉलो किया जाता है। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं आपका एक तरीके का जो है प्रैक्टिस सिस्टम, ठीक है, एक तरीके का आपका प्रैक्टिस सिस्टम जो है फॉलो किया जाता है। क्या प्रैक्टिस सिस्टम क्या है आपका फॉलो किया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ इस प्रैक्टिस सिस्टम की, तो इस प्रैक्टिस सिस्टम के अंदर आप किस किस चीज का मैनेजमेंट करते हैं, तो इस प्रैक्टिस सिस्टम के अंदर जो है आप मैनेजमेंट करते हैं सोयल का, यानी मिट्टी का मैनेजमेंट किया जाता है। देन वाटर का मैनेजमेंट जो है आपका यहाँ पर किया जाता है। इसके साथ ही साथ क्या है, क्रॉप मैनेजमेंट यहाँ पर किया जाता है, यानी फसल का प्रबंधन जो है इसके अंदर किया जाता है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो यही आपका क्या कहलाता है, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस कहलाता है। यानी कि जो इंट्रोडक्शन टू एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस है, इसके अंदर आप लोगों को बस इतना सा जो है यहाँ पर जानना है कि जो भी आप एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस करते हो, यानी जो भी कृषि क्रियाएं आप खेत के अंदर करते हो, वो एक सीक्वेंस में की जाती है, वो एक सीक्वेंस में की जाती है। चलिए उन कृषि क्रियाओं को हम सीक्वेंस में लिखते हैं, क्योंकि इसी सीक्वेंस में आपको क्रॉप प्रोडक्शन लिखना है हर एक फसल का। आई नो पहली क्लास है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब जो बच्चे पहली बार थर्ड सेमेस्टर के अंदर आए हैं, पहली बार ही आए होंगे, मतलब आप लोगों ने अगर पिछले सेमेस्टर सही से नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत आपको अच्छी खासी होने वाली है। अगर पिछले सेमेस्टर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। टेंशन मत लो, चुपचाप बस जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको सुनते रहो, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और नोट करते रहो। ऐसा अभी बिल्कुल नहीं सोचना कि यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा सर क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस सुनते रहें, नोट्स बनाते रहें, आपको सारी चीजें एक दो दिन में क्लियर हो जाएंगी कि ये क्लास में क्यों करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो बताओ सीक्वेंस में मैंने कौन कौन से आपको अभी सीक्वेंस में पैटर्न बताए थे ना, यानी अभी आपको मैंने सीक्वेंस बताया था, बताइए कौन कौन सा सीक्वेंस बताया था, सभी बच्चे बताएंगे भाई। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने सीक्वेंस बताया था कि ये सीक्वेंस क्या है आप लोग फॉलो करेंगे जब आप फसल को ग्रो करेंगे। बताओ भाई। तो सबसे पहले आपका क्या किया जाएगा, क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, यानी सबसे पहले देखा जाएगा कि वहां का जो क्लाइमेट है उस फसल के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? यानी वहां का जो क्लाइमेट है वो उस फसल के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ये सारी चीजें चेक करेंगे। अब क्लाइमेट रिक्वायरमेंट के अंदर आपकी कौन कौन सी चीजें देखी जाएंगी, तो इसके अंदर सबसे पहले तो आपका देखा जाएगा एक तरीके से कह लीजिए वहां के सीजन के बारे में, या फिर आप कह सकते हो रेनफॉल, वहां की रेनफॉल विदिनली कितनी होती है। इसके अलावा वहां का टेम्परेचर यानी तापमान जो है वो हम देखेंगे, भाई वहां का टेम्परेचर आपका हो गया, या फिर आपका एटसेट्रा जो है आप यहाँ पर लिख लेंगे, ये चीजें आपकी चेक की जाएंगी। देन दूसरी चीज आपकी क्या है, मान लीजिए वहां का क्लाइमेट जो है सुटेबल है, उसके बाद आप क्या करेंगे, भाई बोलिए, देखो ऐसे चुप मत रहिए, है ना, आप तो इतने ज्यादा नखरे कर रहे हो यार, बोलो यार कुछ तो बोलो। अभी मैं बताया है, कोई बात नहीं बेटा, गलत होगा मैं ठीक करूंगा। लाइव क्लास अटेंड करने का क्या मतलब है जब तक आप बोलोगे नहीं चीजों को, है ना। तो बताओ दूसरा यहाँ पर क्या है, दूसरा आपका होगा टिलेज, यानी खेत के अंदर आप क्या करेंगे, भू परिष्करण क्रियाएं करेंगे।
तीसरी जो है यहाँ पर आपका क्या होगा, लैंड प्रिपरेशन। लैंड प्रिपरेशन का मतलब यानी खेत को अब तैयार किया जाएगा फसल बुआई के लिए। बात समझे कि नहीं समझे? उसके बाद चौथी चीज क्या होगी, अब आपका खेत तैयार हो चुका है, उसके बाद आप क्या करेंगे, सीड की सोइंग करेंगे, यानी फसल की बुआई करेंगे। अब सीड की सोइंग जब की जाएगी तो यहाँ पर भी जो आपका ध्यान रखा जाएगा कि सीड सोइंग का टाइम यानी किस समय उसकी बुआई करनी है। देन बुआई करते समय बुआई का कौन सा मेथड यानी कौन सी विधि अपनानी है। जब बुआई की जाएगी तो उसमें कितना सीड रेट चाहिए होगा यानी बीज दर क्या होगी। इसके साथ ही साथ स्पेसिंग क्या रखी जाएगी यानी कितनी दूरी पर बीज की बुआई की जाएगी। ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर ध्यान रखी जाएंगी, है ना। देन आपका पांचवा स्टेप जो आ जाएगा, बुआई कर दी है, अब आपका पांचवा स्टेप जो आएगा वो जनरली क्या आएगा, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। यानी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आपका किया जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? यानी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब यानी पोषक तत्व का प्रबंधन जो है आपका किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है वाटर भी चाहिए होगा फसल को, तो यानी कि वाटर मैनेजमेंट यहाँ पर करेंगे, यानी जल प्रबंधन क्या है यहाँ पर आपका किया जाएगा, वाटर मैनेजमेंट आपका किया जाएगा। देन फसल के अंदर मान लीजिए खरपतवार उगे हुए हैं तो आपका क्या है, वीड मैनेजमेंट करना पड़ेगा, यानी खरपतवारों को कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा प्लांट प्रोटेक्शन, है ना। फसलों के अंदर प्लांट प्रोटेक्शन की आवश्यकता होगी। प्लांट प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, यानी फसलों के अंदर जैसे मान लीजिए बीमारी लगी हुई है, मान लीजिए उसके अंदर कोई डिजीज लगी हुई है, कोई बीमारी लगी हुई है, या मान लीजिए उसके अंदर कोई इंसेक्ट यानी उसमें क्या है, कोई कीड़ा लगा हुआ है, तो बीमारी से या फिर इंसेक्ट यानी कीड़ों से बचाने के लिए फसल को बचाया जाएगा। क्लियर हुआ? और उसके बाद क्या है, अल्टीमेटली फाइनली जो है आपका नाइन्थ यहाँ पर आ जाएगा हार्वेस्टिंग, यानी फसल को क्या कर लिया जाएगा, हार्वेस्टिंग किया जाएगा। और हार्वेस्टिंग के बाद आपको क्या मिलेगा, यील्ड मिलेगा यानी उत्पादन मिलेगा। तो ये जो स्टेप्स आप देख रहे हो, ये सारे के सारे स्टेप्स आपको जो है लिखने होते हैं जब आप क्रॉप प्रोडक्शन लिखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको कहता हूं मक्का का यानी मेज का क्रॉप प्रोडक्शन लिखो, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, तो मक्का के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो है वो आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक एडिशनल पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ पर क्या है, उस पर्टिकुलर क्रॉप के बोटनी के बारे में क्या है आप जानकारी देंगे। बोटनी के बारे में जो है आप यहाँ पर जानकारी देंगे। बोटनी के अंदर भाई उसका कॉमन नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, देन उसका क्रोमोसोम नंबर कितना है, कौन सी फैमिली से वो बिलोंग करता है, ये सारी चीजें क्या है आप लोगों को वहां पर बतानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप कह सकते हैं उसका जो है कॉमन नेम, ठीक है, यानी कॉमन नेम को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, CN यहाँ पर लिख लो, कॉमन नेम हो गया। देन आपका साइंटिफिक नेम हो गया, उसके बाद उसके अंदर 2N यानी क्रोमोसोम नंबर हो गए, उसके बाद उसकी फैमिली होगी, है ना। देन आपका कुछ और अगर बोटनिकल डिस्क्रिप्शन है तो वो आप यहाँ पर क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। फिर आप बताएंगे उस फसल को किस तरीके का क्लाइमेट चाहिए होता है, ठीक है, किस तरीके का क्लाइमेट चाहिए होता है। फिर आप बताएंगे उस फसल के क्लाइमेट की बात हो चुकी है, यानी किस तरीके का क्लाइमेट आपका चाहिए। एक मिनट रुकिए भाई, ठीक है, ये यहाँ पर चलिए थोड़ा सा वो हो गया, यानी क्लाइमेट किस तरीके चाहिए वो आपने बता दिया ना, तापमान कितना चाहिए, कितनी बारिश होनी चाहिए, वो सारी चीजें। टिलेज यानी अब उसकी खेत की आप क्या करेंगे, जुताई करेंगे, तो आप बताएंगे यहाँ पर कि खेत के अंदर 2 से 3 जुताई की जाएगी, उसके बाद उसको पाटा लगा के इक्वल किया जाएगा। और उसके बाद क्या है उसका जो है लैंड प्रिपरेशन, यानी कि खेत को अब क्या करेंगे, बेड बनाएंगे, है ना। जैसे मान लो अगर मैं आलू लगाता हूँ तो आलू के लिए क्या है, रेज्ड बेड बनाए जाते हैं, यानी कि वो जो है आपकी डोल डाली जाती है खेत के अंदर। और अगर मान लीजिए मैं टमाटर लगाता हूँ तो रेज्ड बेड बनाते हैं बट चौड़े चौड़े बनाते हैं। अगर आप लोग फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं तो आप लोगों ने देखा होगा। और अगर मान लीजिए धान को लगाना है तो आप क्या करोगे, खेत के अंदर पानी भर के उसमें जो है ट्रैक्टर चलाओगे, नहीं पडलिंग जिसे कहते हैं वो करोगे, तो वो क्या है लैंड प्रिपरेशन के अंदर आ जाता है। फिर आप फसल की बुआई कर देंगे। तो फसल की बुआई करते समय आपको पहली बात तो ये ध्यान रखना कि फसल की बुआई किस समय करनी है ना। देन आपका किस मेथड से करनी है, देन आपका कितना बीज दर आपको चाहिए होगा, सीड रेट कितना चाहिए होगा, और उसमें पौधे से पौधे या बीज से बीज की दूरी कितनी रखी जाएगी, वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी होगी। देन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, कितना खाद आपको डालना है, किस समय डालना है ना। देन आपका वाटर मैनेजमेंट, पानी फसल के अंदर किस समय लगाना है, कितना लगाना है।
देन वीड मैनेजमेंट, खरपतवार फसल के अंदर जो उगे हुए हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है, कब करना है। प्लांट प्रोटेक्शन में जो डिजीज और इंसेक्ट लगा हुआ है वो कैसे कंट्रोल करोगे। हार्वेस्टिंग एंड उसके बाद क्या है, यील्ड आपका आ जाएगा। तो ये सारे के सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं जब आप क्रॉप प्रोडक्शन को लिखते हो। तो जब आप पेपर्स के अंदर लिखेंगे इन सारे स्टेप्स को इसी सीक्वेंस में लिखेंगे, ऊपर नीचे नहीं करना है, ध्यान रखना इसी सीक्वेंस में लिखना है और रटना बिल्कुल नहीं है। मैंने देखो आप अपने दिमाग के अंदर रखो कि आप जब खेती करोगे तो सबसे पहले क्या 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 किस सीक्वेंस में आप काम करोगे। मैंने एक भी चीज रटी नहीं है, कसम से कह रहा हूं मैं, सिर्फ मैंने आपका दिमाग में लाया कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, क्योंकि मैंने खेती की हुई है इसलिए मुझे पता है। आप लोगों ने खेती की है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर नहीं की है तो थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करो और बस उसके अकॉर्डिंग क्या है आप लोगों को लिख देना है। अब यहाँ पर ये सारे स्टेप्स हम एक साथ पढ़ने वाले हैं इसी पार्ट 1 में, पार्ट 2 में। अगर आपने इनको एक साथ पढ़ लिया तो आप लोग आगे आसानी से लिख पाएंगे, क्योंकि जो आपकी क्रॉप्स है, खरीफ क्रॉप्स मतलब कि जो कि क्या है आपकी जून जुलाई में बोई जाती हैं, सितंबर अक्टूबर के अंदर क्या है काट ली जाती हैं। तो गर्मियों में यानी जून जुलाई में ही जनरली इन्हें बोया जा रहा है, तो बुआई का समय क्या है सेम होगा और जनरली क्या है आपका टेम्परेचर रेनफॉल जो है वो भी क्या होगी सेम होगी, खेत की तैयारी भी लगभग सेम होगी, यानी काफी चीजें कॉमन होंगी। तो आप आसानी से एक साथ याद करोगे तो आराम से याद हो जाएंगे, अगर अकेले अकेले याद करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आ जाता है। अब बात ये आ जाती है कि ये जो आपका एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस आप देख रहे हैं ये जरूरी क्यों है, यानी कि एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के अंदर क्या किया जा रहा है। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के अंदर जो है आपका सारे कार्यों को एक सिस्टमेटिक वे से किया जा रहा है ना। जो आपके रिसोर्सिस है, यानी कि जो रिसोर्सिस है उन रिसोर्सिस का क्या है प्रॉपर मैनेज उनको किया जा रहा है, यानी उनको प्रॉपर मैनेजमेंट जो है उनका किया जा रहा है। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि क्या है आपको जो यील्ड है यानी उत्पादन है वो आपको क्या है मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल सके। और जो रिसोर्सिस है यानी आप एक तरीके से कह सकते हो रिसोर्सिस कह लीजिए या इनपुट कह लीजिए, है ना। रिसोर्सिस कह सकते हैं या इनपुट आप कह सकते हैं, उन इनपुट्स का लॉस जो है वो आपका क्या है कम से कम हो। इनपुट्स का लॉस क्या है कम से कम हो। इनपुट्स का मतलब समझते हो, यानी फसल उगाने के लिए जो जो चीजें आपको लगानी है, जैसे पानी लगाना है, खाद लगानी है, बीज लगाना है, तो ये इनपुट्स है। जो चीज आप दे रहे हो है ना वो आपका इनपुट्स कहलाता है, और जो आउट को मिलेगा वो आउटपुट कहलाएगा, यानी उत्पादन आपका आउटपुट होगा। तो ये सारी चीजें आपकी आ जाती है। तो देखो यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के अंदर जनरली जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पहले आप लोग ये देख लीजिए डेफिनेशन सिक्वेंशियल सिस्टम ऑफ सोइल वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। वो आपका क्या है एक तरीके से कह सकते हो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस की जस्ट पॉइंट्स जो है डिफाइन करने के लिए आप इसको बोल सकते हैं। मैक्सिमम इकोनॉमिक यील्ड मिल सके और आपकी जो सोयल है वो हेल्दी बनी रहे, ये इसका पर्पस होता है। और ये क्या है आपका खरीफ क्रॉप्स जो है यानी कि जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो खरीफ क्रॉप्स जो है उनका जो टाइम पीरियड रहता है, एक बार मैं यहाँ पर चलिए आप लोगों को बता ही देता हूँ कि खरीफ क्रॉप्स एक्चुअल में आपकी होती क्या है। ठीक है, तो आप लोगों ने सीजन के बेसिस पर जो है क्रॉप्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा होगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा खरीफ क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, खरीफ क्रॉप्स को ही हम जनरली क्या बोलते हैं रेनी सीजन क्रॉप्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, रेनी सीजन क्रॉप्स भी कहते हैं, या इसी को आपका मॉनसून क्रॉप्स भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें, मॉनसून क्रॉप्स भी जो है इन्हीं को कहा जाता है। ये जो क्रॉप्स होती हैं ये वो फसलें होती हैं जिनकी बुआई यानी जो सोइंग की जाती है, या फिर कह लीजिए जो फसल की बुआई की जाती है वो जनरली आपकी कब की जाती है, जून जुलाई में की जाती है। यानी कब करते हैं, जून जुलाई के अंदर क्या है इनकी बुआई की जाती है। देन अगर मैं बात करता हूँ हार्वेस्टिंग यानी कटाई जो है, इनकी जो हार्वेस्टिंग जो है या फिर कह लीजिए कटाई आपकी जनरली क्या है वो आपकी की जाती है सितंबर अक्टूबर में। कब की जाती है, सितंबर अक्टूबर के अंदर की जाती है। तो ये आपकी रेनी खरीफ क्रॉप्स या रेनी सीजन क्रॉप्स या मॉनसून क्रॉप्स कहलाते हैं। अब ऐसा क्यों कहा जाता है इन्हें रेनी सीजन या मॉनसून क्रॉप्स क्यों कहा जाता है, तो इंडिया के अंदर यानी भारत की बात करते हैं तो मेनली बारिश कब होती है, ये जून जुलाई में बारिश होना स्टार्ट होती है। यानी इंडिया के अंदर जो मुख्यतः बारिश होती है वो कौन से मॉनसून से होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉनसून के बारे में।
साउथ वेस्ट मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कुछ तो बताओ यार, हाँ ना कुछ तो बोलो। मॉनसून के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, अगर मुझसे पढ़ा है पिछले सेमेस्टर्स में तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। मॉनसून के अंदर जो आपका मॉनसून होता है साउथ वेस्ट मॉनसून, कौन सा मॉनसून होता है? साउथ वेस्ट मॉनसून, यानी आप एक तरीके से कह सकते हो दक्षिण पश्चिम मॉनसून जिसे कहा जाता है ना, दक्षिण पश्चिमी मॉनसून जिसे कहते हैं। साउथ वेस्ट मॉनसून ही जो है आपका मेनली मुख्यतः आपका जितनी भी इंडिया के अंदर बारिश होती है 75% से भी ज्यादा रेनफॉल इसी मॉनसून की वजह से ही होती है। और जो ये आपकी खरीफ क्रॉप्स होती है वो इसी मॉनसून पर डिपेंडेंट होती है, यानी जो खरीफ क्रॉप्स होती है वो इसी मॉनसून पर, इसी वर्षा के पानी पर डिपेंडेंट होती है। क्योंकि ये जो मॉनसून है ये भी जनरली आपका कब आता है, तो इसके आने का जो टाइम है तो वो आपका है जून, ठीक है, यानी 1 जून से ये इंडिया के अंदर एंटर करता है और कब तक चलता है? सितंबर तक जो है आपका ये चलता है। लगभग 15 अक्टूबर तक ये पूरी तरीके से भारत से वापिस चला जाता है। तो जून से सितंबर इसका टाइम पीरियड है, और वही देख लीजिए यहाँ पर भी आपका टाइम पीरियड है। तो इसीलिए इसको जनरली क्या है, आपका ये जो खरीफ क्रॉप्स होती है वो साउथ वेस्ट मॉनसून के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट होती है। दूसरी होती है आपकी रवि क्रॉप्स, ठीक है, एक आपकी होती है रवि क्रॉप्स। रवि क्रॉप्स आपकी कौन सी है? रवि क्रॉप्स, रवि क्रॉप्स के बारे में आप अगले सेमेस्टर के अंदर शायद पढ़ेंगे। रवि क्रॉप्स की अगर मैं बात करता हूं तो इन्हें हम विंटर सीजन क्रॉप्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विंटर सीजन क्रॉप्स भी इन्हें आपका बोला जाता है, या फिर कह लीजिए कूल सीजन क्रॉप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कूल सीजन क्रॉप्स भी कहते हैं। इन फसलों की जनरली जो सोइंग की जाती है, यानी इन फसलों की जो बुआई की जाती है, या फिर कह लीजिए आपकी जो सोइंग की जाती है वो आपकी कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर महीने में, ठीक है। कब करते हैं? अक्टूबर नवंबर महीने के अंदर बुआई करते हैं। हार्वेस्टिंग की अगर मैं बात करता हूं, यानी कि कटाई की, ठीक है, जो इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है वो आपकी कब की जाती है? वो की जाती है जनवरी फरवरी महीने के अंदर। कब करते हैं? जनवरी फरवरी महीने के अंदर आपकी की जाती है। देन तीसरी आपकी क्रॉप्स जो टाइप आ जाता है वो है जायद क्रॉप्स, ठीक है। तीसरी कौन सी होती है? जायद क्रॉप्स होती हैं। जायद क्रॉप्स को ही हम समर क्रॉप्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? समर क्रॉप्स भी आपका कहा जाता है। इनकी अगर मैं बुआई की बात करता हूं, यानी कि जो इनकी सोइंग की जाती है, बुआई की जाती है, वो आपकी कब की जाती है? तो फरवरी मार्च के अंदर जो है इनकी बुआई की जाती है, यानी फरवरी मार्च में इसे बोते हैं। और आपकी क्या है? हार्वेस्टिंग, यानी कटाई की बात करें तो इनकी कटाई जो है वो आपकी कब कर दी जाती है? कटाई जो है इनकी वो मई जून के अंदर क्या है, इनकी कटाई की जाती है। तो ये आपने पढ़ा होगा जो है इससे पहले सेमेस्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स के बारे में। फर्स्ट सेमेस्टर में ही आप लोगों को पढ़ाया गया होगा क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स के बारे में। मैंने तो पढ़ाया था भैया आप लोगों को, अब आप बैच में नहीं होंगे तो अलग बात है ना, बट आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? आपकी खरीफ क्रॉप्स की। तो खरीफ क्रॉप्स जो है वो पूरी तरीके से किस पर डिपेंडेंट होती हैं आपकी? वो डिपेंडेंट होती हैं साउथ वेस्ट मॉनसून के ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं आपका, जो मैंने अभी आप लोगों को सीक्वेंस लिखवाया है ना, एक मिनट रुकिए, इसको मैं इस स्लाइड को मैं जो है यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो जो चीज मैंने आप लोगों को लिखवाई थी, यानी सीक्वेंस लिखवाया, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, यानी उस फसल को कैसी जलवायु चाहिए। देन उसके बाद टिलेज देखा जाएगा, उस खेत की जुताई की जाएगी। फिर लैंड को प्रिपेयर किया जाएगा। यहाँ देखो इमेज भी दिखाई गई है आपकी साथ में, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, समझने में आसानी हो। उसके बाद हम फसल की बुआई करेंगे। फसल की बुआई करते समय हम फसल को किस समय बुआई करनी है, यानी सोइंग टाइम हो गया, किस मेथड से करनी है, यानी सोइंग मेथड हो गया, बीज दर क्या रहेगा, यानी सीड रेट क्या रहेगा, देन स्पेसिंग क्या रखनी है वो आप ध्यान रखते हैं। देन उसके बाद न्यूट्रेंट मैनेजमेंट आ जाता है, यानी कि कितनी खाद डालें, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम कितना कितना डालना है। वाटर मैनेजमेंट, यानी फसल में पानी कितना लगाना है, किस समय लगाना है। वीड मैनेजमेंट, खरपतवारों का प्रबंधन। क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर आपका पेस्ट मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट, ये दो चीजें आ जाएंगी। देन हार्वेस्टिंग, और उसके बाद क्या है आपको यहाँ पर इल्ड मिल जाता है, यानी उत्पादन मिल जाता है। अब एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके मुझे बता देंगे, क्या अभी तक जो चीजें मैंने बताई हैं सभी को क्लियर हो चुकी हैं? अभी तक जो चीजें मेरे द्वारा बताई गई हैं भाई सभी को समझ में आ चुकी है? एक बार वाई टाइप कर देंगे प्लीज यार, है ना।
बताइए सभी स्टूडेंट्स एक बार बता देंगे, सभी को क्लियर हो चुका है? वाई टाइप कर देंगे भाई सभी स्टूडेंट्स एक बार। डन है? चलो, तो यहां पर देखो आप सबसे पहला जो आपका स्टेज है वो है क्लाइमेट रिक्वायरमेंट। यानी कि अब ये जो स्टेप्स मैंने बताए ना, इन सभी स्टेप्स को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो आज जितना हो जाएगा ठीक है, बाकी फिर हम कल की क्लास में कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्लाइमेट रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अब क्लाइमेट रिक्वायरमेंट के अंदर सबसे पहली जो चीज आ जाएगी, सबसे पहला जो पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा आपका सीजन, है ना? वो कौन सा आ जाएगा? सीजन। यानी इन फसलों को कौन से सीजन में उगाया जाएगा। तो अभी तो मैंने बताया है, यानी जो खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स है वो आपका सीजन ही तो है, ठीक है? तो ये जो आपकी खरीफ क्रॉप्स है इन्हें खरीफ सीजन के अंदर उगाया जाएगा। यानी क्लाइमेट कैसा रहता है खरीफ सीजन के अंदर, ठीक है? तो ये जो आपका सीजन की बात करें तो इन्हें जनरली क्या है, खरीफ सीजन के अंदर क्या कराया जाएगा, उगाया जाएगा। तो खरीफ सीजन के अंदर अगर मैं बात करता हूं आपका किस तरीके का क्लाइमेट रहता है, तो यहां पर आप लिख सकते हो जनरली कैसा क्लाइमेट रहता है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो है आपका रहता है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट क्या है आपका यहां पर रहता है। बात समझे कि समझे? हॉट एंड, सेजल यादव, ओके बेटा, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है। आपने देखा होगा जिस समय बरसात, अभी आपकी बरसात आई नहीं है, अभी इसी महीने के एंड तक आपकी बरसात आ जाएगी। अभी आपकी साउथ साइड में हल्की मोटी बरसात हो रही होगी, क्योंकि जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वो 1 जून से एंटर करता है और लगभग 15 जुलाई में तक पूरे भारत के अंदर जो है आपका फैल जाता है। तो जब बारिश आपकी होगी उस समय गर्मी तो रहती है, साथ ही साथ ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा रहती है ना, आपका शरीर चिपचिप करने लगता है ना। तो ये जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं इन्हें जनरली क्या है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो है आपका चाहिए होता है। बात समझे कि नहीं समझे? जिस समय इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है ना, जैसे आप इनकी बुआई कब करते हो, इनकी बुआई जो है आपकी की जाती है, ध्यान से देखना, रटना नहीं है कुछ भी चीज, है ना? थोड़ा समझने की कोशिश करना। इनकी बुआई कब की जाती है? जून जुलाई मंथ के अंदर जनरली क्या इनकी बुआई करते हैं। जून जुलाई के अंदर जनरली क्या है आपका टेम्परेचर क्या रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है, यानी तापमान क्या रहता है, हाई रहता है, रहता है कि नहीं रहता है? देन उसके बाद कटाई इनकी कब की जाती है? सितंबर अक्टूबर में की जाती है। जब सितंबर अक्टूबर के अंदर इनकी कटाई करते हैं तब वहां पर जनरली क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है, यानी लो टेम्परेचर होने लगता है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इनके यानी जो ये फसलें होती हैं इनमें जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, यानी जो इनकी वानस्पतिक वृद्धि होती है, वानस्पतिक वृद्धि के लिए क्या है, इन्हें टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है, तापमान ज्यादा चाहिए होता है। और अगर मैं कहता हूँ रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, यानी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए या फिर कह लीजिए फूल फल के लिए या बीज बनने के लिए इन्हें जनरली क्या है, लो टेम्परेचर यानी तापमान कम चाहिए होता है। आप ऐसा कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि सितंबर अक्टूबर तक तो टेम्परेचर कम होने लगता है ना। तो ये आपका यहाँ पर हो गया सीजन के बारे में। अब नेक्स्ट बात आ जाती है टेम्परेचर, कि इनको टेम्परेचर चाहिए कितना होगा, ये तो पता चल गया कि लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर कब चाहिए, लो टेम्परेचर कब चाहिए। लेकिन एक जनरल टेम्परेचर की बात करते हैं। वैसे देखो हर एक मक्का को अलग तापमान चाहिए, पैडी को, धान को अलग तापमान चाहिए, सोरगम को अलग तापमान चाहिए, देन आपकी बाकी फसलों को, यानी जो जितनी भी खरीफ क्रॉप्स है ना, हर एक का तापमान हल्का हल्का अलग होता है। लेकिन एक बात बताओ, क्या आप टेम्परेचर पर कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। भाई खरीफ सीजन स्टार्ट हुआ है, जून जुलाई में फसल की बुआई करनी है आपको, तो चाहे मक्का को बो, चाहे धान को बो, चाहे सोरगम को बो, चाहे पर्ल मिलेट को बो, तापमान तो नेचर का तापमान तो उतना ही रहेगा ना, टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा ना। तो जो जर्नल टेम्परेचर आपका इन फसलों को चाहिए होता है, यानी कि एक जर्नल टेम्परेचर मैं आपको लिख रहा हूं कि जो जर्नल टेम्परेचर इन फसलों को चाहिए होता है वो जनरली आपका कितना रहता है, तो वो आपका रहता है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर आपसे पूछा जाए कोई भी फसल क्रॉप प्रोडक्शन आप लिखोगे तो आपको नहीं पता है कि टेम्परेचर कितना लिखना है, कोई बात नहीं, आप अंदाजे से 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में कोई भी अंदाजे से टेम्परेचर बता देना, एग्जामिनर आपका आंसर गलत नहीं करेगा, वो आपका सही कर देगा। तो ये टेम्परेचर की बात हो चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पर बात आ जाती है फोटो पीरियडिज्म की। फोटो पीरियडिज्म का मतलब क्या होता है? फोटो पीरियडिज्म का मतलब होता है, यानी जो ये आपके प्लांट होते हैं ना, इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ जब होती है तब इन्हें अलग जो है लाइट चाहिए होती है, और जब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है उस समय अलग जो है प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, कोई प्लांट है, आपने पौधा लगाया हुआ है, जब आपने जून जुलाई में लगाया था
उस समय दिन क्या है बड़े होते हैं, तो उस समय प्रकाश भी पौधे को ज्यादा मिलेगा। जैसे जैसे आप सर्दियां आती जाती हैं दिन छोटे होने लगते हैं, होते कि नहीं होते हैं भाई, आप लोग बताओ। जैसे जैसे सर्दियां आनी स्टार्ट होती है दिन छोटे होने लगते हैं, और जब सर्दी आ जाती है फिर तो दिन आपके छोटे हो ही जाते हैं। तो उस समय क्या है पौधे को प्रकाश जो है कम मिलता है। तो पौधे को यानी कि फूल आने के लिए कितना प्रकाश चाहिए होता है, उसे हम कहते हैं फोटोपीरियडिज्म। यानी कि आप कह सकते हो लेंथ ऑफ डे, या फिर जो है आपका डे लेंथ आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप यहाँ पर, डे लेंथ बोल सकते हो। डे लेंथ का मतलब क्या है, यानी कि पौधे को फूल के लिए कितने घंटे लाइट चाहिए होती है। तो जो फोटोपीरियडिज्म की अगर मैं बात करता हूं, तो जो ये खरीफ पौधे यानी खरीफ क्रॉप्स जो होती हैं, ये जनरली कैसे होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। अब आपको यही नहीं पता होगा शॉर्ट डे प्लांट्स किसे कहा जाता है, पता है भाई शॉर्ट डे प्लांट्स कौन से होते हैं? तो शॉर्ट डे प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिन्हें वेजिटेटिव ग्रोथ करते समय आपके बड़े दिन चाहिए होते हैं, और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के समय क्या है, छोटे दिन चाहिए होते हैं। तो अगर आप देखोगे ये जो आपकी खरीफ क्रॉप्स है, वेजिटेटिव ग्रोथ के समय क्या है, दिन बड़े होते हैं, और जब आपका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ आती है, या फिर जब फूल या फिर बीज बनना शुरू होता है, उस समय दिन आपके छोटे होने लगते हैं। तो इसीलिए इन्हें शॉर्ट डे प्लांट कहा गया, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के समय क्या है, दिन छोटे होते हैं। और जो रवि क्रॉप्स होती हैं सर्दियों वाली, तो सर्दियों में उगाते हैं, उस टाइम तो दिन आपके छोटे होते हैं, और जब आपका काटा जाता है उनको, है ना, यानी कि फरवरी मार्च या जनवरी फरवरी में काटते हैं, तब दिन बड़े होने लगते हैं, तो इसीलिए उनको लॉन्ग डे प्लांट कहा जाता है। आई होप इतनी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो जनरली क्या है, जो फोटोपीरियडिज्म आपका यानी क्लाइमेट के अंदर जो डे लेंथ होती है, वो शॉर्ट डे प्लांट क्या है आपके कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है आपका रेनफॉल, यानी इन फसलों को जनरली बारिश कितनी चाहिए होती है। तो रेनफॉल की अगर मैं बात करता हूं, तो 500 से लेके 1500 mm तक क्या है आपकी रेनफॉल जो है इन फसलों को चाहिए होती है। बाकी डिपेंड करता है आपका क्रॉप टू क्रॉप। कुछ फसलें ऐसी हैं जिन्हें पानी ज्यादा चाहिए, कुछ फसलें ऐसी हैं जिन्हें पानी कम चाहिए। जैसे जैसे अगर धान की बात करते हैं, यानी पैडी की बात करें, उसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए। सोरगम या पर्ल मिलेट की बात करें, ज्वार या बाजरा की बात करें, उसको पानी कम चाहिए होता है। तो ये आपका क्लाइमेट रिक्वायरमेंट के बारे में आ गया। यहाँ पर देखोगे सीजन टाइप में वार्म सीजन क्रॉप्स होती हैं, हॉट एंड ह्यूमिड क्या है टेम्परेचर, यानी कि क्लाइमेट इनको चाहिए होता है। टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है। फोटोपीरियडिज्म के अकॉर्डिंग बात करें तो ये शॉर्ट डे प्लांट कहलाते हैं। देन आपका रेनफॉल 500 से 1500 mm क्या है, इन्हें बारिश चाहिए होती है। बाकी जो A4 साइज नोट्स मैंने दिए हैं उसमें आपका डिटेल में चीजें दी गई हैं, वहां से आप डिटेल में पढ़ सकते हो। हालांकि अगर आप स्मार्ट हो, अगर आप इंटेलिजेंट हो, तो इसी से आप अपने क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, आप लोग वहां A4 साइज नोट्स को एक बार पढ़ लोगे, डिटेल में वहां पर मेंशन है सारी चीजें। ये बात समझ में आ गई है भाई सभी को? चलो नेक्स्ट जो अगला स्टेप है, हमने क्लाइमेट रिक्वायरमेंट यानी फसल को कैसा क्लाइमेट चाहिए वो हमने डिसाइड कर लिया है। उसके अकॉर्डिंग हमने खेत को यानी जगह को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, उस खेत को तैयार करेंगे। खेत को तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टेलेज यानी जुताई करनी पड़ेगी। अब ये टेलेज क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। तो देखो जैसे आप ये लैंड देख रहे हो, यानी कि ये जमीन आपको दिखाई दे रही है, इस जमीन के यानी इस जमीन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो आपकी लैंड यानी सोइल मिट्टी की जो सतह है वो कैसी है, हार्ड है, कठोर है। अगर आप यहाँ पर क्या करते हो, सीड सोइंग करते हो, यानी फॉर एग्जांपल के लिए जो मैंने यहाँ पर आपकी सीड सोइंग की है, बीज की बुआई की है, क्या ये आपका बीज जर्मिनेट होगा, अंकुरित होगा, बताओ मुझे। क्या ये बीज आपका अंकुरित होगा जो मैंने यहाँ पर बीज को बोया है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सीड के जर्मिनेशन के लिए जनरली आपका बीज को मॉइस्चर मिलना जरूरी होता है, लाइट यानी प्रकाश की आवश्यकता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, सोइल टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर बीज ऐसे मिट्टी के ऊपर पड़ा रहेगा तो उसे ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी, लाइट भी मिलती रहेगी, लेकिन मॉइस्चर नहीं मिलेगा। उसे मॉइस्चर नहीं मिलेगा जिसकी वजह से वो जर्मिनेट या अंकुरित नहीं होगा। और ऊपर से क्या है, इसे जो पक्षी होंगे, पशु होंगे, वो आपके खा जाएंगे इस बीज को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मिट्टी को, इस सोयल को क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। इस सोयल को हमें क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। तो आप इस सोयल को लूज करेंगे, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस सोयल सरफेस को, ठीक है,
सोयल सरफेस को हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। लूज का मतलब यानी इसे जो है सॉफ्ट करना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं समझे? अब जब इसे आप लूज करोगे तो कैसे करोगे आप, यहाँ पर क्या है, कोई ना कोई यानी कि फिजिकली लूज करेंगे आप, या तो हाथों से इसे लूज करेंगे। हाथों से तो इतना पॉसिबल हो नहीं पाएगा भाई, ऐसे कुत्ते की तरह आप इसे थोड़ी खो देंगे। उसके लिए आपको क्या है, फिजिकली या मैकेनिकली मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। फिजिकली एंड मैकेनिकली मैनिपुलेशन आपको करना पड़ेगा। फिजिकली एंड मैकेनिकली मैनिपुलेशन आपको करना पड़ेगा। मैनिपुलेशन अभी मैं समझा देता हूं आपको। फिजिकली एंड मैकेनिकली मैनिपुलेशन है ना, फिजिकली एंड मैकेनिकली मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब क्या है, मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन, ठीक है। मैनिपुलेशन का मतलब क्या है, यानी इसके अंदर आपको चेंज लाने पड़ेंगे, बदलाव करने पड़ेंगे। फिजिकली एंड मैकेनिकली, फिजिकली एंड मैकेनिकली जब आप करोगे यानी आप जनरली अपने शरीर से और आप मशीन्स का यूज करते हुए करोगे, तो उसके लिए आपको क्या है, यहाँ पर टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको क्या है, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, यानी जैसे आपका ट्रैक्टर हो गया, हैरो हो गया, प्लो हो गया, इन सभी का क्या करोगे आप, इस्तेमाल करोगे। और उससे फिर क्या होगी, ये मिट्टी जो है आपकी लूज हो जाएगी और ये इस तरीके की बन जाएगी कि आप आराम से इस मिट्टी के अंदर क्या कर सकते हैं, सीड सोइंग कर सकते हैं, यानी बीज की बुआई कर सकते हैं। वो सीड आपका जनरली क्या है, आसाम से जर्मिनेट भी हो जाएगा, यानी उसका जर्मिनेशन भी आसानी से हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आप इसके अंदर जो है एक तरीके से कह सकते हैं, जो आपकी पौधे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो भी क्या है, इसके अंदर अच्छे से होगी, है ना। प्लांट की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो भी क्या है, आपकी अच्छे से होगी। तो ये जनरली क्या है, आपका टिलेज या भूपरिष्करण कहलाता है। नहीं समझ आया, ध्यान से सुनो। टिलेज या भूपरिष्करण क्या होता है, तो आप कहोगे टिलेज या भूपरिष्करण या जुताई एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर मिट्टी की ऊपरी सतह को हम लूज करते हैं। मिट्टी की ऊपरी सतह को लूज करने के लिए हम मैकेनिकली फिजिकली एंड मैकेनिकली मैनिपुलेशन, यानी मिट्टी में फिजिकली या मैकेनिकली क्या है, चेंजेस किए जाते हैं और उन चेंजेस के लिए हम डिफरेंट टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स का यूज करते हैं। और ये चेंजेस तब तक करते रहते हैं जब तक वो मिट्टी बुआई के लिए सुटेबल नहीं हो जाती है, बीज के जर्मिनेशन के लिए अच्छी नहीं हो जाती है, या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सुटेबल नहीं हो जाती है ना। यानी आइडियल कंडीशन आपकी बननी चाहिए, ठीक है। एक आइडियल कंडीशन जब आपकी बन जाती है मिट्टी की, आइडियल कंडीशन है ना, यानी आदर्श मिट्टी जो है, जब आपका आदर्श कंडीशन जो है आपकी बन जाती है, तो उस समय क्या करते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं। तो यही आपका टिलेज कहलाता है। क्या बोलते हैं इसे, टिलेज कहते हैं, यानी भू परिष्करण कहते हैं। सेजल यादव देन बाकी के बच्चे बताएंगे बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसी को आपका टिलेज कहा जाता है या भू परिष्करण कहा जाता है। डन है। देखो भाई मैं पहले ही कह रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से समझ लेना। ये 2 से 3 क्लास जो स्टार्टिंग की आपकी होंगी, क्योंकि इन 2 से 3 क्लास के अंदर मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ चीजों को बारीकी से। आगे की चीजें जो है मैं फिर आगे आपको बीच बीच में नहीं समझाऊंगा कि भाई टिलेज क्या होता है, सीड सोइंग क्या होता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी आप लोग समझ लेंगे, देन आगे की चीजें बहुत आसान आपके लिए हो जाएंगी, कसम से बहुत इजी हो जाएंगी, इतनी स्मूथ हो जाएंगी कि अगर आप कोई क्लास अटेंड भी नहीं करोगे और सीधा नोट से पढ़ लोगे तब भी आपका काम हो जाएगा, है ना, तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आकृति सेजल यादव, ओम चौहान, बहुत बढ़िया। चलो अब आप लोगों ने टिलेज के टाइप्स के बारे में पढ़ा होगा, आई होप सभी ने पढ़ा होगा। बताइए भाई, टिलेज के टाइप्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है? बताओ तो, टाइप्स ऑफ टिलेज बताओ फटाफट। यहाँ पर टिलेज के टाइप्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो टाइप्स ऑफ टिलेज के बारे में आप लोग यहाँ पर बताएंगे। टाइप्स ऑफ टिलेज की अगर मैं बात करता हूँ, बताओ भाई फटाफट। टाइप्स ऑफ टिलेज यानी आपने भू परिष्करण के या जुताई के प्रकार के बारे में पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ टिलेज के बारे में, है ना। तो टाइप्स ऑफ टिलेज की अगर मैं बात करता हूँ, मेनली आपका जो टिलेज है वो यहाँ पर 2 प्रकार का आ जाता है, ठीक है। मेनली जो टिलेज है वो आपका 2 प्रकार का आ जाता है। एक आता है आपका प्राइमरी टिलेज, ठीक है। एक आता है आपका प्राइमरी टिलेज, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक भू परिष्करण कहते हैं। दूसरा आपका आता है सेकेंडरी टिलेज। दूसरा आपका कौन सा आता है, सेकेंडरी टिलेज, यानी जिसे जनरली क्या है, द्वितीय भू परिष्करण कहा जाता है। अब प्राइमरी टिलेज क्या होता है,
यानी प्राइमरी टिलेज के अंदर हाँ 3 प्रकार के होते हैं वैसे तो, आपका जो इंटर टिलेज आ जाता है वो भी इसी के अंदर आता है। आई थिंक आप लोगों ने मुझसे पढ़ा भी होगा, बट हम मेनली कह रहा हूँ ना, मुख्यतः अगर मैं बात करता हूँ, मेनली मैंने बात की, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर लैंड प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। जो इंटर टिलेज किया जाता है वो कब किया जाता है, जब आपका जनरली फसल खड़ी होती है खेत में तब करते हैं। तो अगर आप लोगों ने मुझसे पढ़ा होगा यूट्यूब पे या पिछली पेड क्लासों में, तो मैंने आपको पढ़ाया होगा, वहां पर ऑन सीजन टिलेज होता है, ऑफ सीजन टिलेज होता है और स्पेशल टाइप्स टिलेज होता है। ये 3 बताए होंगे मैंने आप लोगों को। देन जो ऑन सीजन टिलेज है उसके अंदर मैंने आपको 2 प्रकार बताए होंगे, प्रीपरेटरी टिलेज, देन आपका इंटर कल्टीवेशन टिलेज। देन प्रीपरेटरी टिलेज के अंदर मैंने फर्दर 2 टाइप्स बताए होंगे आपके, प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज। यही बताया मैंने आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पर देखो प्राइमरी टिलेज कैसे कहते हैं, यानी जो खेत है, ये खेत है, इस खेत के अंदर क्या है, अभी मिट्टी आपकी हार्ड है, यानी अभी मिट्टी को बिल्कुल भी क्या है इसके अंदर आपका छेड़ा नहीं गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जुताई करते हैं, जिससे क्या है ये मिट्टी आपकी कटती है और पलट जाती है, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी टिलेज कहलाता है। देन सेकेंडरी टिलेज के अंदर क्या किया जाता है, जो हमने प्राइमरी टिलेज किया है इसमें जो मिट्टी आपकी पलटी गई है, उसके डेले बन चुके हैं, तो उन डेलों को क्या है तोड़ा जाता है और इस खेत को जो ऊबड़ खाबड़ है उसको प्लेन किया जाता है, ताकि क्या है आपका खेत एकदम प्लेन हो सके, उसे आपका सेकेंडरी टिलेज कहा जाता है। आप ऐसा सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो। तो ये आपका यहाँ पर टिलेज के बारे में आ जाता है। अच्छा, एक टिलेज होता है यहाँ पर जनरली क्या है, समर सीजन टिलेज जिसे कहते हैं। कोई बता सकता है समर सीजन टिलेज किसे कहा जाता है? समर सीजन टिलेज, ठीक है। तो जो समर सीजन टिलेज होता है वो जनरली कब किया जाता है, तो समर सीजन टिलेज किया जाता है आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ रबी क्रॉप्स। कब करते हैं इसे? आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ रबी क्रॉप्स, आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ रबी क्रॉप्स, यानी रबी क्रॉप्स जो है उनके कटाई के बाद हम क्या करते हैं, समर टिलेज करते हैं। ये जो समर टिलेज किया जाता है ये आपका किया जाता है जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और इसको करने का जो पर्पस होता है वो होता है आपका जो डिजीज, यानी खेत के अंदर जो डिजीज है या फिर आपका कह लीजिए जो इंसेक्ट्स हैं, उनको तेज धूप से, तेज गर्मी से मार दिया जाता है ना। तो जब जुताई करते हैं उस समय तापमान बहुत ज्यादा होता है, तो मिट्टी पलटती है, मिट्टी पलटने से क्या, जो आपके कीड़े मकोड़ों के अंडे होते हैं या छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं तेज धूप में आते हैं, मर जाते हैं, और जो आपके डिजीज यानी जो पैथोजन होते हैं वो भी आपके क्या है तेज धूप की वजह से मर जाते हैं। तो वो आपका समर टिलेज कहलाता है। तो ये आपके डिफरेंट टिलेज जो है आपके किए जाते हैं, किसके लिए? लैंड प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे टिलेज जो है मैकेनिकल मैनिपुलेशन होता है, जिसके अंदर क्या हम सीड बेड को तैयार करने के लिए मिट्टी को इस तरीके से डिस्टर्ब करते हैं। ये आपका समर टिलेज हो सकता है, यानी जब तेज धूप होती है तब करते हैं। देखिए यहाँ पर सूरज दिखाया गया, तो इसका मतलब तेज धूप में इसको किया जाता है। एक्सपोज सोइल टू सन, किल हाइबरनेटिंग पेस्ट एंड वीड्स, है ना, खरपतवारों को या कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए या फिर आपका कह लीजिए बीमारियों को खत्म करने के लिए किया जाता है। दूसरा प्राइमरी टिलेज होता है, जिसके अंदर मिट्टी की जो कठोर लेयर होती है उसको जस्ट तोड़ा जाता है और मिट्टी को पलटा जाता है। देन सेकेंडरी टिलेज होती है, जिसमें मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है और उसको क्या है प्लेन किया जाता है, लेवल किया जाता है। अब ये आपका टिलेज हो चुका है, यानी जुताई आपकी हो चुकी है, खेत की जुताई हमने कर दी है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, खेत के अंदर बेड तैयार करेंगे। बेड तैयार का मतलब यानी जिसमें आप बुआई करेंगे फसल की, ठीक है। तो अलग अलग जो है आपके बेड तैयार किए जाते हैं, यानी फील्ड लेआउट सिस्टम देखो यहाँ पर आपका किया जाएगा। तो जैसे फ्लैट बेड मेथड, फ्लैट बेड मेथड का मतलब क्या है, यानी पूरा जो खेत होगा उसको आप एक लेवल कर दोगे और चारों तरफ, खेत के चारों तरफ डोल बना दोगे। ये देखो आपको पूरा एक लेवल में खेत आपको दिखाई दे रहा है। तो यूज फॉर क्लोजली ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी ये उनमें इस्तेमाल लिया जाता है जो आपकी पास पास में उगाने वाली फसलें होती हैं। दूसरा रिज एंड फ्रो सिस्टम। रिज एंड फ्रो सिस्टम के अंदर क्या होता है, तो आप लोगों ने आई थिंक पढ़ा होगा रिज एंड फ्रो सिस्टम के बारे में, अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान से देखिए। रिज एंड फ्रो सिस्टम के अंदर क्या करते हैं हम, कुछ इस तरीके से जो है आपका खेत के अंदर जो है क्यारियां आपकी बनाई जाती है ना। ये आपका क्या कहलाता है, रिज एंड फ्रो सिस्टम कहलाता है। किसी बच्चे को पता है रिज एंड फ्रो सिस्टम क्या होता है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला जो देख रहे हैं, इसे आपका क्या कहा जाता है, रिज कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, रिज कहते हैं। और इसी के ऊपर क्या है आपका पौधों को लगाया जाता है, यानी प्लांट्स को जो है इसी के ऊपर क्या किया जाता है, आपका ग्रो किया जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? ये आपकी क्या कहलाती है, रिज कहलाती है। जैसे आलू की फसल को लगते हुए देखा होगा आप लोगों ने,
आलू को देखा है कि नहीं देखा लगते हुए, देखा होगा लगते हुए। तो आलू जो है वो इसी तरीके से फसलों पे इसी तरीके से लगाया जाता है। और ये जो आपको नाली दिखाई दे रही है, ये जो आपको यहाँ पर ये नाली दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रो कहते हैं। और इसी में क्या है, पानी आपका लगाया जाता है। तो ये आपका होता है रिज एंड फ्रो सिस्टम। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो यहाँ पर देखोगे आप, देखो ये इस तरीके से क्या आपकी मेड़ उसके ऊपर क्या फसल को लगा दिया और देन नाली में क्या आपका पानी लगाया जाता है। इसमें आपकी फसलों की बात करें, मक्का हो गया, कॉटन हो गया, पिजन पी यानी अरहर होगी, तो इस तरीके से आपका खेत तैयार करके आप लगा सकते हैं। दूसरा आ जाता है ब्रॉड बेड एंड फ्रो सिस्टम। अब ब्रॉड बेड एंड फ्रो सिस्टम का मतलब क्या है? ब्रॉड बेड एंड फ्रो सिस्टम का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अगेन हम क्या करते हैं, इस तरीके से आपके उठे हुए रेज्ड बेड बनाते हैं। अगेन हम किस तरीके से होता है, इस तरीके से उठे हुए रेज्ड बेड जो है आपके बनाए जाते हैं। अगेन इस तरीके से जो है आपके चौड़े चौड़े, ठीक है, इस तरीके से क्या है आप कह सकते हो चौड़े चौड़े जो है आपके रेज्ड बेड क्या है हम यहाँ पर बनाते हैं, है ना। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर देखोगे ब्रॉड बेड है। ये जो आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ ब्रॉड बेड। ब्रॉड बेड का मतलब क्या होता है, चौड़े बेड, है ना। ब्रॉड बेड का मतलब चौड़े बेड। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जनरली क्या है आपके ब्रॉड बेड है, यानी कि चौड़े बेड है, ठीक है, ब्रॉड बेड। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी क्या है, फ्रो है, एंड फ्रो है। तो इस तरीके से क्या है आपका खेत तैयार किया जाता है। तो इसको तैयार करने का जो है पर्पज आपका, जैसे कि आपका सोयाबीन हो गया, उस फसलों के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे चौड़े बेड बनाते हैं। देन आ जाता है आपका पडलिंग। ये देखिए आपका खेत के अंदर पानी भर के उसमें ट्रैक्टर चलाते हैं और इस तरीके से पानी को और मिट्टी को पूरी अच्छी तरीके से मिला दिया जाता है और फिर उसके अंदर धान की ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। अभी धान आपका लगेगा जून जुलाई के अंदर, है ना। तो ये आपका क्या है, पडलिंग मेथड आ गया। तो अलग अलग फसलों के अंदर अलग अलग मेथड क्या है हम अपनाते हैं। तो वो जब हम फसलों के बारे में पढ़ेंगे तब आपको वहां पर आइडिया लग जाएगा। बिल्कुल दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस फिलहाल आपको ये समझना है कि ये आपके इस तरीके से आप खेत तैयार कर सकते हो, बेड तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से आप लोगों को विजिबल हो तो मैं एक काम कर देता हूँ, ये जो आपका है इसको मैं लिख देता हूँ फ्रो, ठीक है। ये आपका जनरली क्या हो चुका है, फ्रो हो चुका है, यानी फ्रो। भाई सभी बच्चे इसी तरीके से बेहतरीन अच्छे अच्छे से जो है नोट्स अपने उसके अंदर बना लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, समस्या ना हो। क्लियर हुए कि नहीं हुई बात? हाँ जी, ठीक है। चलो एक मिनट रुको, जस्ट अ सेकंड, ये लीजिए। तो ये आपका क्या हो चुका है, ये आपकी हो चुकी है रिज, यानी मेड़ कह लीजिए या डोल कह लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, फ्रो एंड सॉरी जो है आपका रिज एंड फ्रो मेथड, इसे हम क्या कहेंगे, रिज एंड फ्रो मेथड। और ये आपका आएगा ब्रॉड बेड एंड फ्रो मेथड, ठीक है, ब्रॉड बेड एंड फ्रो मेथड। एक बार वाई टाइप करके मुझे बता देंगे सभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या लिखना जरूरी है भाई? लिखना पड़ेगा, चलो लिख देता हूं मैं, है ना। इसे जनरली हम क्या कहेंगे, इसे आपका कहा जाएगा जो है रिज एंड फ्रो मेथड। क्या बोलेंगे इसे, रिज एंड फ्रो मेथड बोलेंगे, ठीक है। लिख लेंगे भाई इसे, आपका कहा जाएगा रिज एंड फ्रो मेथड, रिज एंड फ्रो मेथड। और ये जो नीचे वाला आपका है ये जनरली क्या कहलाएगा, ब्रॉड बेड एंड फ्रो मेथड, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, ब्रॉड बेड एंड फ्रो मेथड। तो ब्रॉड बेड एंड फ्रो मेथड जो है ये वाला आपका होगा, ठीक है, फ्रो मेथड ये वाला आपका हो जाएगा। क्लियर हो चुका है सभी स्टूडेंट्स को? एक बार वाई टाइप कर देंगे, बहुत बढ़िया। ओम, चौहान, सेजल और आपके आकृति, ठीक है भाई। डेली क्लास अटेंड करनी है बेटा, आप लोगों को डेफिनेटली इसका असर देखने को मिलेगा, देखना आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सोइंग मैनेजमेंट के बारे में। हमने सबसे पहले क्लाइमेट देखा था, क्लाइमेट रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ लिया। देन हमने खेत को तैयार अब कर लिया, खेत की तैयारी में हमने क्या करा, खेत की जुताई करी। जुताई करते समय हमने प्राइमरी टिलेज किया, सेकेंडरी टिलेज किया, खेत को लेवल किया, बेड बनाना था बेड बना लिया। अब हम क्या करेंगे, उस खेत के अंदर बीज की बुआई करेंगे, ठीक है। अब बीज की बुआई करते समय देखो आपको कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं। यानी जब आपसे पूछा जाएगा ना मक्का का क्रॉप प्रोडक्शन लिखो, फसल उत्पादन लिखो, तो जब मक्का की बुआई वाला हेडिंग आप लिखोगे, है ना, मक्का की यानी मेज सोइंग, यानी सोइंग के बारे में जब लिखोगे तो वहां पर सबसे पहले आपका आ जाएगा सोइंग टाइम, ठीक है। तो बुआई करना यानी फसल की बुआई करना समय पर, है ना, टाइमली सोइंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइमली सोइंग जो है वो आपकी
वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ज्यादा क्या है आपकी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जो है आपका कह लीजिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। नॉन मॉनेटरी प्रैक्टिस है एक तरीके से। नॉन मॉनेटरी मतलब इसमें कोई पैसा नहीं आता, कोई खर्चा नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो आप बुआई जो है 1 महीने बाद करोगे तो आपका पैसा लगेगा, 1 महीने पहले करोगे तो पैसा नहीं लगेगा, नहीं, खर्चा उतना ही आना है। अगर आपका 100 रुपए बाद में लगेंगे तो 100 रुपए अभी भी लगने वाले, है ना। तो यानी एक तरीके से अगर आप सही समय पे बुआई कर दोगे तो आपका यहाँ पर फायदा जरूर होगा। अगर आपने पहले बुआई कर दी तब भी नुकसान है, देर से बुआई करी तब भी नुकसान है। पहले बुआई कर दी तो नुकसान क्या है, तो क्योंकि ये खरीफ क्रॉप्स है, खरीफ क्रॉप्स किस पर डिपेंड रहती हैं, मॉनसून पर डिपेंड रहती है, बारिश पर डिपेंड रहती है। अगर मिट्टी के अंदर आपका मॉइस्चर नहीं होगा तो आपने बीज की बुआई कर दी तो बीज आपका अंकुरित ही नहीं होगा, क्योंकि बारिश अभी हुई नहीं है तो मिट्टी के अंदर मॉइस्चर नहीं है। और अगर मान लो आप लेट से बुआई कर रहे हो तो क्या होगा, वहां पर फसल को प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा, जिससे फसल अच्छे से अंकुरित नहीं होगी, है ना। और आपकी देरी से फिर वो आपकी मैच्योर होगी जाके, तो उस समय बीमारियां वगैरह फसल में ज्यादा देखने को मिलेगी। तो अगर लेट सोइंग करते हो तो भी नुकसान है, पहले सोइंग करते हो तब भी नुकसान है। सही समय पर बुआई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी टाइमली सोइंग जो है वो आपकी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात ये आ जाती है सोइंग टाइम जनरली होता क्या है, यानी आपका सोइंग टाइम जो है आपका होगा क्या। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को अकेले अकेले क्रॉप्स का सोइंग टाइम याद रखने की जरूरत नहीं है। खरीफ क्रॉप्स है तो खरीफ क्रॉप्स की जो बुआई होती है वो जनरली आपकी जून जुलाई में ही होती है, यानी जून जुलाई में ही क्या है इनकी बुआई होती है। और जून जुलाई में भी अगर मोस्ट एक्यूरेट मैं यहाँ पर बोलूं तो आप कह सकते हो सेकंड वीक ऑफ जून, ठीक है। आप क्या बोलोगे, सेकंड वीक ऑफ जून, यानी सेकंड वीक ऑफ जून का मतलब यानी पहला सप्ताह निकल गया दूसरे सप्ताह में, देन ठीक है। देन आप कहोगे यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, आप क्या बोलोगे, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, यानी जुलाई का जो पहला सप्ताह है वहां पर हम क्या करते हैं, इसकी बुआई करते हैं। बात क्लियर होगी। अब धान की बुआई जून जुलाई, मक्का की बुआई जून जुलाई, सोरगम जून जुलाई, सोयाबीन जून जुलाई, कॉटन जून जुलाई, देन इसके अलावा आपके अरहर जून जुलाई। यानी कि आपको सिंगल सिंगल याद रखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में आपको सारी फसलों की सोइंग टाइम याद होगी। देखा, स्मार्ट अप्रोच लगाई हम लोगों ने, है ना। अब अकेले अकेले याद करते फिरते तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता, आपको दिक्कत होनी थी। तो ये चीज आप लोगों ने कर ली है यहाँ पर, यानी सोइंग टाइम हो गया। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है आपका सोइंग मेथड, है ना, वो हम अभी आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करता हूँ अर्ली सोइंग एट लेट सोइंग के, ठीक है। अगर आप अर्ली सोइंग करते हैं यानी कि बुआई जल्दी कर देते हैं, अगर अर्ली सोइंग करते हैं तो वहां पर दिक्कत क्या होगी, वहां पर दिक्कत होगी मिट्टी के अंदर मॉइस्चर नहीं होगा, है ना। मॉइस्चर डेफिशिएंसी जो है देखने को मिलेगी, यानी मॉइस्चर की कमी जो है, मॉइस्चर डेफिशिएंसी इन सोयल, यानी मिट्टी के अंदर मॉइस्चर की कमी होगी, जिसकी वजह से जो है आपका पुअर जर्मिनेशन, यानी सीड का जर्मिनेशन जो है वो आपका अच्छे से नहीं होगा, यानी पुअर जर्मिनेशन देखने को मिलेगा, यानी बीज का जर्मिनेशन क्या है आपका अच्छे से नहीं होगा। बात क्लियर होगी। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ यहाँ पर, हाँ 55 हो गए भाई, पता ही नहीं चला टाइम का, है ना। पुअर जर्मिनेशन होगा। देन अगर मान लीजिए आप क्या करते हैं, लेट सोइंग करते हैं, अगर आप क्या करते हैं लेट सोइंग करते हैं, यानी बुआई जो है अगर आप क्या करते हैं देरी से करते हैं, ठीक है, लेट बुआई करते हैं, तो उस केस के अंदर क्या है, उस केस के अंदर भी जो है आपका पुअर जर्मिनेशन देखने को मिलेगा, यानी उस केस के अंदर भी क्या है जर्मिनेशन आपका खराब होगा। और इसके साथ ही साथ क्या है आपकी लेट मैच्योरिटी, फसल जो है वो आपकी क्या है लेट मैच्योर होगी, है ना, लेट मैच्योर होगी। इसके अलावा क्या है डिजीज एंड इंसेक्ट, ठीक है, डिजीज एंड इंसेक्ट, इनका क्या है इंसेक्ट इंसिडेंस, यानी इनका प्रकोप देखने को मिलेगा। तो हमें क्या करना है, बीज की बुआई जो है वो समय पर करनी है, टाइम पे करनी है, ना ही लेट करनी है ना ही जल्दी करनी है, ठीक है। तो बीज की बुआई देखिए यहाँ पर आपका समय पर करनी है, सेकंड वीक ऑफ जून टू फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आप कर सकते हो। अर्ली सोइंग करोगे तो आपका मॉनसून नहीं आएगा, जिससे सूखा मिलेगा, बीज आपका जर्मिनेट नहीं होगा। लेट सोइंग करोगे तो वेजिटेटिव ग्रोथ वगैरह या फिर जो भी कह लीजिए इंसेक्ट पेस्ट जो है अटैक देखने को मिलेगा। तो राइट टाइम ऑफ सोइंग, हाई इल्ड एंड बेटर क्रॉप हेल्थ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बाकी चीजें आप देखो हम कल की क्लास के अंदर कवर करेंगे, ठीक है भाई, डन है। चलो, बात समझ में आ गई है, बताओ।
इतनी बातें सभी लोगों को क्लियर हो चुके हैं। अब एक बार वाई टाइप करके मुझे बता दोगे, बाकी की जो चीजें हैं बेटा वो हम अब कल की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है, कल क्लास में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारी पेड क्लास का डेमो था। आई होप आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के कंप्लीट बैच में एनरोल कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं। इसके साथ ही साथ आपको यहां पर दिए जाएंगे क्लास नोट्स और आपके A4 साइज नोट्स। A4 साइज नोट्स की मैं झलक आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। जैसे देखिए ये आपका क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मेज क्रॉप है। इसके ये A4 साइज नोट्स हैं, दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। देखिए सबसे पहले आपको यहां पर जो बेसिक इंट्रो है क्रॉप का वो दिया हुआ है प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट। देन इकोनॉमिक इंपोर्टेंस यहां पर देखेंगे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है। ग्लोबल इकोनॉमी, क्वीन ऑफ सीरियल्स, देन आपका क्यूलिनरी यूजेस, देन आपका फीड इंडस्ट्री, फोडर एंड साइलेज, देन आपका वैल्यू एडेड इंडस्ट्री प्रोडक्ट, न्यूट्रिशनल प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, मेज का क्लासिफिकेशन यहां पर दिया हुआ है, उसी को टेबुलर फॉर्म में भी यहां पर दिया हुआ है ताकि आप लोग उसको अच्छे से पढ़ सको। देन इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं एरिया प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया हुआ है। वैरायटीज जो भी इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं वो आपके बताइए। एक चीज बता देता हूं, ये जो A4 साइज नोट्स है ना ये आपके अभी सेमेस्टर एग्जाम में भी काम आएंगे और आगे एंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आपके आने वाले हैं। तो यहाँ पर ये वैरायटीज आपकी हो चुकी हैं। देन उसके अलावा जो भी आपकी एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस रहती है उन सभी एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस के बारे में यहाँ पर सारी चीजें मेंशन है पॉइंट टू पॉइंट नीचे, चाहे लाइक आपका वाटर मैनेजमेंट हो गया, वीड मैनेजमेंट हो गया, मेजर डिजीज होगी, देन आपका इंसेक्ट्स आपके हो गए, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ हार्वेस्टिंग की बात आ गई, देन आपका इल्ड देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइक आपके कुछ एडिशनल पॉइंट है जो आगे आपको इन फ्यूचर काम आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, वो चीजें भी देखिए यहाँ पर आपकी मेंशन की गई हैं। अब सेम नोट्स यही आपके हिंदी मीडियम में भी नीचे दिए गए हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा सकते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इंग्लिश वाले कंटेंट को प्रिंट आउट करके डाउनलोड करवा सकते हैं। इन नोट्स के बाद आपको कोई सेपरेट बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, कोई सेपरेट जो है इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपके लिए सफिशिएंट है, आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। तो ये नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो टोटल आपको 20 सब्जेक्ट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। कौन कौन से हैं देखिए, यहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट्स मेंशन है। जिनके आगे रिकॉर्डेड लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट आपको रिकॉर्डेड दिए जा रहे हैं और जिनके आगे टीचर्स के नाम लिखे हुए हैं वो सब्जेक्ट्स आपके लाइव आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, बाद में अपने सेमेस्टर सब्जेक्ट्स के साथ मैच कर लेना कि कितने सब्जेक्ट्स आपके मैच हो रहे हैं। ये सब्जेक्ट्स आपके ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज को ध्यान में रखते हुए रखे गए हैं। सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके थर्ड सेमेस्टर में नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग सब्जेक्ट्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर अलग सब्जेक्ट है। तो अपने अनुसार देख लीजिएगा, 5 से 6 सब्जेक्ट जो भी आपके यूनिवर्सिटी के अंदर है वो इनसे मैच होंगे और मैच होने के बाद आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर 19 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट और एडिशनल इसके अंदर एड ऑन किया गया है, तो टोटल 20 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। कैसे एनरोल करना है, तो एनरोल करने के लिए सिंपली आपको अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से और उसके बाद एग्री एंड फूड साइंस कैटेगरी में जाना है। मैं आपको एक बार बता देता हूं, देखो आप जनरली क्या जाएंगे, क्रोम पर जाएंगे, क्रोम पर आपको जाना है और यहां पर अड्डा 24/7 सर्च करना है। पहली वेबसाइट पर जब जाओगे ऑल कोर्सेज में जाना और यहां पर फिर आपको एग्री एंड फूड साइंस कैटेगरी सिलेक्ट करना है। ये रहा, इसी तरीके से ऐप में एग्री एंड फूड साइंस कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। देन जाना आपको एग्री एंट्रेंस एंड सेमेस्टर एग्जाम वाली कैटेगरी में। ऐप में आपको जो एग्री एंड फूड साइंस कैटेगरी सिलेक्ट करोगे तो उसमें आपको नीचे 4 ऑप्शन नजर आएंगे इस तरीके से, उसमें एग्री एंट्रेंस एंड सेमेस्टर एग्जाम सेलेक्ट करना और ये रहा आपका देखिए बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर। और यहाँ पर आपको ये कंप्लीट बैच नजर आ जाएगा। ये सेकेंड सेमेस्टर है, ये फर्स्ट सेमेस्टर है, उनकी जरूरत है नहीं आपको, ये थर्ड सेमेस्टर है। तो इसमें जाओगे आप, यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है मोर ऑफर पर। लेकिन उससे पहले आप लोग एक बार क्रॉस चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। लाइक जैसे सबसे पहले फैकल्टीज की बात करूं, कौन कौन आपको पढ़ाने वाला है, तो ये सारी फैकल्टीज आपको यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगी। देन उसके बाद स्टडी प्लान की, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट कवर की बात कर लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर कवर है। तो ये देखिए टोटल आपकी सब्जेक्ट्स की लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है, आप अपने सब्जेक्ट्स को यहाँ पर अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ स्टडी
स्टडी प्लान पे आप जाना, यहाँ पर आपका कंप्लीट जो लाइव चल रहे हैं, जो लाइव आपके चल रहे हैं उनका स्टडी प्लान है। जो रिकॉर्डेड है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कौन कौन से रिकॉर्डेड है, वो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी और सेम यही क्वालिटी यही चीजें आपको वहां पर दी जाएंगी। तो अब एनरोल कैसे करना है, देखो आपको जाना है मोर ऑफर पर। ये जो बैच आपको नजर आ रहा है इसमें नीचे मोर ऑफर नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको कूपन कोड अप्लाई करना है Y1021। जैसे ही आप Y1021 कूपन कोड अप्लाई करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। ऐप के अंदर देखिए आप इस तरीके से एग्री एंट्रेंस एंड सेमेस्टर एग्जाम्स जो है लॉगिन कर लेंगे, तो यहाँ पर चेक कर लेना एग्री एंट्रेंस एंड सेमेस्टर एग्जाम शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद आपको स्टोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टोर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर, इसे व्यू ऑल पे करना और यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर नजर आएगा, वहां पर आपको थर्ड सेमेस्टर नजर आ जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको Y1021 यूज करना है प्लस आपको कॉइन्स यूज करना है, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी जाए एनरोल करें और अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बाकी कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, एडमिशन इंक्वायरी है, तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। बाकी इस क्लास के नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम को कनेक्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर बाय अमन सर, लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। एडमिशन इंक्वायरी नंबर एंड बैच का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर हम सेशन को एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। ऑल द बेस्ट।